चलिए, सबका स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरुदत्त चौधरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम जो आपका री एग्जाम हुआ वापस से, उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, मैं उनका आपको समाधान बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि साहब, आशीष सुबह 7 बजने में 20 मिनट। अब क्या होता है, एग्जाम में जल्दबाजी में अपन ये पढ़ सकते हैं कि आशीष सुबह 7 बज के 20 मिनट। तो आपको एग्जाम में जल्दबाजी नहीं दिखानी होती, अगर आप शांति से पढ़ेंगे तो आराम से उत्तर दे सकते हैं। 7 बजने में 20 मिनट मतलब 6 बज के कितने मिनट की बात कर रहा है साहब? 6 बज के 40 मिनट की बात कर रहा है। 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। अपने घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंच जाता है। मतलब इसमें 25 मिनट और जोड़ेंगे तो मतलब 7 बज के 5 मिनट पे कुणाल के घर पहुंच जाता है। वहां पे वो ब्रेकफास्ट करता है साहब, नाश्ता वास्ता करता है, और नाश्ता वास्ता करने में 15 मिनट निकाल देता है। 15 मिनट और जोड़ेंगे तो 7 बज के 20 मिनट। और 7 बज के 20 मिनट पे क्या कह रहा है कि साहब वो घर आपका ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचने में 35 मिनट लगती है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से कब निकला था? तो कुणाल के घर से निकला था साहब 7 बज के 20 मिनट पे। तो 7 बज के 20 मिनट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा अगर आप पढ़ने में गड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये मैं अक्सर ये बातें बताता हूं कि जब भी आपके सामने नंबर वाला डेटा आएगा तो वहां पे स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट जरूर आ सकता है। और इसके अंदर दोनों ही है, स्क्वायर के भी कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस पेपर के अंदर है। स्क्वायर भी कॉन्सेप्ट है और क्यूब के भी कॉन्सेप्ट है। अब जिस किसी भी आदमी को पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 25 होता है। जैसे 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए लास्ट में 5 है तो कितना आएगा? 25 आएगा। पहले डिजिट को 1 से बढ़ाते हैं, एक 3 को 1 से बढ़ाएंगे 4, और इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1225 दे रखा है, और 1225 किसका स्क्वायर होता है साहब? 1225 35 का स्क्वायर होता है। 35 कैसे आ सकता है? इन दोनों का जोड़। मतलब आपको इन दोनों का जोड़ करना और स्क्वायर कर देना, नीचे वाला नंबर आ जाएगा। 13 और 14 का जोड़ करेंगे तो आपका कितना होगा? 27 होगा। 27 27 का स्क्वायर 729 होता है। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 19 और 4 कितना होता है साहब? 19 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 23 आएगा, 23। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। अब जिसको स्क्वायर याद है वो तो कमाल कर सकता है, नहीं याद है तो वो नहीं कर पाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा। तो 529 आपका इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए साहब, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रखा है कि साहब एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 में से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 आपके कपल है साहब। क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है। क्यू डॉक्टर है साहब और टी का पिता है। पिता मतलब मेल है। पिता माता को ऊपर बनाते हैं हमेशा, बेटे बिटिया को हमेशा नीचे। यू आर का दादा है और वह ठेकेदार है। अब दादा कैसे होता है साहब? पहले आर है, आर के कोई पिता या माता होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पिता और माता दोनों कैसे हो सकता है? इसका भी मैं रीजन समझाऊंगा आपको भी थोड़ी देर में। ये इसके पेरेंट्स है और उनके जो जो पिता होंगे वो दादा लगते हैं। अब आप बोलोगे सर दादा नहीं लगते, एक नाना भी लग सकता है। तो मैं अभी थोड़ी देर में जब इसको ज्वाइंट करूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। हालांकि इंग्लिश के अंदर सिर्फ ग्रैंडफादर लिख के दे रखा है, और ग्रैंडफादर का मतलब दादा और नाना दोनों होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दादा ही लेके चलना है। तो आर के कोई पेरेंट्स है और उनके जो पिता है वो क्या है साहब? दादा है। और दादा कौन है साहब? यू आर का दादा है, वो एक ठेकेदार। अभी थोड़ी देर में आपको इस बात का मतलब समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। हालांकि सही बात तो यही होती है कि साहब जो पिता होता है, पिता का पिता ही क्या होता है? दादा होता है। माता का पिता तो नाना होता है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में जब ज्वाइंट करूंगा तो आप इस बात का मतलब समझ जाएंगे मैं आपको क्या कह रहा हूं। चलिए साहब, एस टी की दादी, एस टी की दादी, दादी मतलब इसके पिताजी की माता है, ठीक है। और वह एक गृहिणी है। ये गृहिणी मतलब घर का काम करती है, ठीक है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है। डॉक्टर हो गया, ठेकेदार हो गया, गृहिणी होगी, नर्स है, तो इसे आप नर्स ले सकते हैं। और ये दोनों स्टूडेंट। अब हो सकता है दो आपके दो क्या है? विवाहित जोड़े हैं। तो एक विवाहित जोड़ा तो ये एस और यू का हो गया है। एक विवाहित जोड़ा आप यहां पे भी तो ले सकते हैं, इन दोनों को विवाहित जोड़ा है तो ये इनकी क्या होगी? माता होगी। दो विवाहित जोड़े आपको लेने। तो देखिए ये दोनों क्या हो गए साहब? इनके बच्चे हो गए। क्यू और जो भी यहाँ पे बच गया है, पी बच गया है, पी के क्या हो गए साहब? बच्चे हो गए। और ये दोनों दोनों क्या है? विद्यार्थी। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखिए आर के पिता कौन है? क्यू है। और क्यू के जो पिताजी है, क्यू के जो पिताजी है वो यू है। तो देखिए आर के तो क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। आर के पी के क्या हो गए? ससुर हो गए। आपकी माता के जो ससुर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? दादा होते हैं। तो ये अगर फीमेल है तो ये इसके ससुर लगेंगे। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो देखिए इसको मैंने फीमेल लिया है और फिर भी इसके क्या निकल गया? दादा निकल गया है। तो क्वेश्चन ने बोला कि साहब निश्चित रूप से पुरुष कौन है? तो निश्चित रूप से एक तो आपका क्यू पुरुष है और एक कौन पुरुष है? यू। टी और आर के बारे में हमें कुछ क्लियर नहीं है, तो आपका क्यू और यू जिसने उत्तर दिया होगा उसने बिल्कुल सही आंसर दिया।
चलिए साहब, शाम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, अब जब भी आपका ब्लड रिलेशन का ये वाला क्वेश्चन आए, पॉइंटिंग ऑफ फिगर वाला क्वेश्चन आए, तो इसको करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका ये है कि देखिए दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो जो बोल रहा है, एक जो सुन रहा है। तो बोल कौन रहा है साहब? श्याम बोल रहा है। श्याम का परिचय देखे कि महिला बोल रही है, तो क्वेश्चन को या तो मैं या मेरे से शुरू करते हैं, या क्वेश्चन को तुम या तुम्हारे से शुरू करते हैं। जो बोलेगा उसका सबसे पास का रिश्ता होता है मैं या मेरे, जो सुनेगा उसके सबसे पास का रिश्ता होता है तुम या तुम्हारे, और जिसके बारे में अपन बात करेंगे उसके सबसे पास का रिश्ता होता है उसके इसके ऐसे लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन को कोशिश की जाती है मैं या मेरे से शुरू किया जाए। क्वेश्चन ने बोला है कि साहब मेरे ससुर है, मेरे मतलब किसके ससुर है? महिला के। महिला के ससुर है। महिला का ससुर कौन है साहब? ये महिला है। महिला का कोई पति होगा, और उसका जो पिता होगा वो इस महिला का क्या है? ससुर। अब महिला का ससुर है कौन? ध्यान से सुनिएगा साहब, इनके ससुर के पिता, इनके ससुर के पिता मतलब जो आपका श्याम है, श्याम की कोई पत्नी होगी, और उसका जो पिता होगा श्याम का क्या होने वाला है साहब? ससुर होने वाला है। तो श्याम का जो ससुर है उसका जो पिता है वो उस महिला का क्या है साहब? ससुर है। और महिला का ससुर कैसे लगेगा साहब? जब ये श्याम का जो ससुर है वो महिला का क्या हो? पति। बड़े ही आराम से डायग्राम बना सकते हैं। श्याम है, श्याम की पत्नी है, उसका पिता है, श्याम की पत्नी का पिता श्याम का ससुर हो गया, और श्याम का जो ससुर हो गया उसका जो पिता है वो इस महिला का क्या है? ससुर। श्याम के ससुर का पिता मतलब ये श्याम की क्या हो गई है साहब? सास हो गई। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि श्याम का महिला से क्या संबंध है? महिला का नहीं पूछा है, श्याम का पूछा है। तो श्याम क्या लगने वाला है साहब? दामाद लगने वाला है। क्या लगने वाला है? दामाद। ये इनका इसका पति हो गया, ये बेटी होगी, और बेटी का जो पति होता है वो क्या होता है? दामाद होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दामाद है। अगला प्रश्न साहब, ये अच्छा प्रश्न है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। पहला तरीका तो आपका ये है कि देखिए आप इसका 3 गुना करिए, आप इसका 3 गुना करिए, इसका 4 गुना करिए, और इसका कितना गुना है? 40 गुना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसका 3 गुना करिए, इसका 4 गुना करिए, इसका 3 गुना करिए, और इसमें आप कितने का भाग दीजिए साहब? 3 का भाग दीजिए और जोड़ दीजिए। 24 में 3 का भाग देंगे 8 आएगा, 24 या 72, और 8 कितना होता है? 80 होता है। सेम कहानी, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 को कितने से गुना करिए आप? 3 से गुना करिए 108, और 36 में किसका भाग दीजिएगा साहब आप? 3 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 12, 108 और 12 120 होता है। तो आंसर 9 आएगा। दोनों ही तरीके से करेंगे तो भी आंसर 9 ही आएगा। ये अच्छा प्रश्न है साहब, प्यारा प्रश्न है, बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं जब आपका नंबर सीरीज पढ़ाता हूं तो एक क्वेश्चन कराता हूं, वहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। अभी आप सुन लीजिए कैसे होगा साहब। अगर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 52 आएगा। कितना आएगा साहब आपका? 52 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए जब अपन एनालॉजी पढ़ते हैं तो अपनी किताब का एक क्वेश्चन है सीधा सीधा, वहां पे ये लिखा हुआ है, इनमें जो आपस में रिलेशन है बताइए वही रिलेशन किस में होगा। अब जिसको ये डायरेक्ट पता है कि साहब 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 52 होता है। कैसे? 4 के स्क्वायर के लास्ट में भी 6 होता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट में भी 6 होता है, और 6 और 6 को जोड़ करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो इन दोनों का जोड़ 52 आएगा, और आपको चाहिए 27। 52 में से कितना घटाए कि आपका कितना आ जाए साहब? 27, 25। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ करना है, इसका स्क्वायर करके माइनस करना है। सेम कहानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 61 होता है, 61 होता है। ये स्क्वायर का एक पैटर्न है, ओड नंबर का पैटर्न, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। उसमें से 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे तो आपका 45 आएगा। सेम कहानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का जोड़ 85 होता है। दो कंटिन्यूस नंबर के स्क्वायर का जोड़ हमेशा ओड नंबर आता है। और उसमें से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे तो 85 में से 9 माइनस करेंगे 76 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, हर किसी के बस की बात नहीं एग्जाम में बैठ के सोचना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पूरा स्क्वायर का खेल दे रखा था। ये वाला प्रश्न देखिए, कोड पूछा आपको हैबिट का। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कोड प्रिंट है इसका, हैबिट का कोड पूछा है। और हैबिट यहाँ पे कहां पे? अगर आप देखेंगे तो हैबिट यहाँ पे, जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये कंपैरिजन मॉडल का क्वेश्चन होता है। अब कंपैरिजन मॉडल में क्या करते हैं? जिसका कोड पूछा सबसे पहले देखते हैं क्या वो हर जगह कॉमन है। क्या आप देखेंगे तो वो कॉमन नहीं है। अगर हैबिट कहीं पे भी कॉमन नहीं है, अगर हैबिट कॉमन नहीं है तो हैबिट के आसपास का देखते हैं, हैबिट के पास में जो लिखे हैं वो कहीं कॉमन है क्या। हैबिट के पास क्या लिखा हुआ? अवॉइड लिखा और हार्मफुल लिखा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे हार्मफुल है। तो देखिए इन दोनों में, देखिए इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो इन दोनों में कॉमन है एचएआर। इसका मतलब हार्मफुल का कोड क्या हो गया? एचएआर। तो हैबिट का कोड एचएआर तो नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या बच गया? अवॉइड। अवॉइड यहाँ पे और यहाँ पे है, तो देखिए अब इसको ये लिखा गया है, तो आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, मैं एक बार पेपर में देख लेता हूँ, एवीओ, एवीओ दे रखा है दोनों जगह,
तो आइए आप अगर देखेंगे तो अवॉइड का जो है वो एवीओ दे रखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने पेपर में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गए। तो बच क्या गया है साहब आपके पास बच गया है HAV। देखिए अवॉइड हार्मफुल का मैंने कोड हटा दिया है, तो बचा है हैबिट। हैबिट के लिए क्या बच गया? HAV। जिसने आंसर लगाया आपका उत्तर। अगला प्रश्न, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से सातवें। जब भी ऐसा प्रश्न आए, इसको करने का आसान तरीका है साहब, जब भी आपको पोजीशन एक्सचेंज वाला क्वेश्चन दे, आप देख सकते हैं बालकों की एक पंक्ति है, उसमें क्या है साहब, ए बाईं ओर से सातवें पे है और दाईं ओर से चौथे पे बी है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेंगे तो ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। बस आपको इतना सा करना था। तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाता है। देखिए ए का दाईं ओर से कौन सा स्थान पता है मेरे को, चौथा पता चल गया जगह बदलने के बाद, और बाईं ओर से कौन सा स्थान पता चल गया, 15। मान लीजिए मैं इधर से 15 पे बैठा हूं, इधर से 4 पे बैठा हूं, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। मैंने खुद को कितनी बार गिन लिया, 2 बार, तो एक बार माइनस कर लीजिएगा। याद रखिए अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक पता है तो दोनों को जोड़ के -1 करते तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं, वहां पे कितने लोग हैं यहाँ पे। तो 15 और 4 19 हो गए, 19 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 टोटल लोग है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जगह बदलने के बाद। देखिए यही फॉर्मूला होता है, एक ही आदमी की लेफ्ट की रैंक उसी की राइट की रैंक -1 करेंगे तो कितना आना चाहिए टोटल। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि एक आदमी की लेफ्ट और राइट की रैंक ढूंढी जाए। मैंने उनसे जगह बदलने के लिए बोला, मैंने जगह बदल ली है। जगह बदलने के बाद मुझे एक ही दाईं तरफ की रैंक पता है और एक ही बाईं तरफ की रैंक पता है। एक ही आदमी की दोनों तरफ की रैंक पता है। अगर एक ही आदमी की दोनों तरफ की रैंक पता है तो मैं जोड़ के -1 करूंगा तो टोटल लोग आ जाएंगे। -1 क्यों किया है, क्योंकि एक को 2 बार गिन लिया। अब मुझे टोटल लोग पता है कितने हैं साहब, 18 है। बी की बाईं तरफ की रैंक पता है कितनी है, 7 है। बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं तरफ की रैंक निकालनी है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये राइट की रैंक निकालनी है तो ये 7 इधर लाके माइनस कर दीजिएगा। 19 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो आपका 12 उत्तर आ जाएगा। 12 आपका आंसर। आसानी से होने वाला क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक्स का मान निकालना। साहब मैं लिख देता हूं एक बार, ये भी नंबर की वजह से दबा हुआ है। यहाँ पे 2 स्टार 3 और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। बड़ा ही आसान है। 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। 2 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। मतलब 2 को 3 से गुणा करना है, 2 में 3 जोड़ना है और वापस आपस में इनका एडिशन कर देना, यही आ जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आने वाला है साहब, आपका 15 आने वाला है। 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो सेम कहानी यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 होता है। 5 और 6 11 होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आपका आंसर आएगा। ये तो आसान से प्रश्न है, ये इतने मुश्किल नहीं है साहब। ये वाला प्रश्न, ये अर्थमेटिकल रीजनिंग में गिन सकते हैं आप या मैथ में भी गिन सकते हैं। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के इतने इतने सिक्के अनुपात में दे रखे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए के 3x सिक्के हैं, 4 रुपए के 4x है और इसके कितने हैं साहब, 5x। तो अगर मेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के होते तो टोटल कितने रुपए हो जाते हैं, 15 रुपए हो जाते हैं। अगर 3x है तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 2 रुपए के कितने हैं साहब, 4x। मेरे पास 4x सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को 4 से गुणा करिए 8x हो जाएगा। और 1 रुपए के 5x सिक्के हैं, 5 मानते हैं तो कितना हो जाता साहब, 5 को 1 से गुणा करते 5 आता, 5x है तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया। और इस सबकी टोटल वैल्यू, टोटल मतलब इन सबका जोड़ दे रखा है 2100। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया साहब, आपका 28x हो गया। 28x कितना हो गया, 2100 हो गया है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2100 पे 28 का भाग दीजिए। देखिए देखिए 75 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई साहब, आपकी 75 आ गई है। अब इसने बोला 5 रुपए के कितने सिक्के थे, तो कितने थे साहब, 3x थे। 5 रुपए के सिक्के 3x थे। x की वैल्यू जो अपन ने कितना निकाल लिया, आपका 75 निकाल लिया। 75 को 3 से गुणा करते हैं तो 225 आपका आंसर है, 225 होता है। चलिए साहब, ये अच्छा प्रश्न है। ये क्यूब का एक पैटर्न है। मैं अक्सर ये क्लास में लिखाता हूं, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्क्वायर की 2 टेबल होती है। एक तो इवन नंबर की टेबल, 2 लगातार संख्याओं को गुणा करे जाए तो हमेशा इवन नंबर आता है, और 2 लगातार संख्याओं को गुणा, छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर और बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर होता है। वो मैं टेबल अक्सर याद कराता हूँ। 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 210 240 272 और 306 342 380। इसी तरह से 2 लगातार संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ा जाए तो ओड नंबर आता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वहां पे ये चीजें बहुत काम में आती है। इसी तरह से क्यूब के 4 पैटर्न होते हैं, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। और ये क्यूब का पैटर्न है, 2 का क्यूब माइनस 2, मतलब जिस जो नंबर यहाँ पे दे रखा है उसी का क्यूब करके वही नंबर माइनस करना है। 2 का क्यूब माइनस 2 6 होता है। 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 कम करेंगे 6 आएगा। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना होता है, 24 होता है। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 करेंगे तो 120 आपका उत्तर आता है। चलिए साहब, अगला प्रश्न, ये वापस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है।
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब भी ऐसे आए कि नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ डिजिट लगभग बराबर है, तो आपको ये देखना है क्या इनकी अगर आपको ये देखना है क्या इनकी रैंक हूबहू लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है, क्योंकि इनकी रैंक लिखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा हो जाए। तो उस केस में आपको ये देखना है कि साहब क्या यहाँ के सारे लेटर ऊपर से उठाए गए। अगर यहाँ के सारे लेटर ऊपर से उठाए जाए तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट मॉडल। कोडिंग डिकोडिंग के भी पैटर्न होते हैं, आपको अरेंजमेंट देखना होता है, डायरेक्ट मॉडल, शिफ्टिंग, पेयर, क्रॉस शिफ्टिंग, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर आप पैटर्न से पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आइए साहब अगर आप देखेंगे तो आई यहाँ पे है, डायरेक्ट मॉडल का मतलब जो जिस पोजीशन पे लिखा है उसका कोड उसी पोजीशन पे है। आई यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, तो दूसरी पोजीशन पे 7 है तो 7 से शुरू होगा। एन यहाँ पे दे रखा है, एन के लिए सबसे पहले 8 लिख रखा है। फिर टी है, टी 1 2 3 4 पे, तो 1 2 3 4 पे क्या है 5 है, तो 8 सॉरी 7 8 5 एक ही ऑप्शन है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो भी आपका यही उत्तर आने वाला है। बस आपको इतना सा करना होता है, आपको पता करना होता है कि कहां से चीजें डिफरेंट हो गई, मतलब कहां से चीजें अलग हो गई, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, ये तपेदिक जो है फेफड़े का रोग है, तो टाइफाइड किसका है साहब, आंत में होता है, आंत का रोग है। ये तो साइंस के क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए साहब, ये बढ़िया प्रश्न। अब इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोग ये लगा के आए होंगे कि साहब इसके अंदर ही आधा कटा हो। ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, अंदर और बाहर डायग्राम दे रखे हैं, तो आपको लाइन गिननी होती है। यहाँ पे ये 1 2 3 लाइन का है, यहाँ पे 1 2 3 और कितनी लाइन है 4। यहाँ पे बाहर 4 लाइन है, अंदर कितनी लाइन है 3 लाइन है। यहाँ पे बाहर 5 लाइन है और अंदर कितनी लाइन है 4। यहाँ पे बाहर 3 लाइन है और अंदर कितनी है 2 है। बाकी तीनों जगह पे बाहर जितनी लाइन है उससे एक कम लाइन अंदर है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो ये आपका अलग है, ये आपका डिफरेंट है। चलिए, वर्ष 2036 का कैलेंडर किसके समान था, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत ने अपना पहला जो वनडे वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था 1983 में। अगला जीता था 2011 में। 28 साल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने इतिहास को दोहराया था। तो इसी तरह से कैलेंडर हर 28 साल के बाद अपने आप को दोहराता ही दोहराता है। तो जब भी इतना ज्यादा गैप हो ऑप्शन में और पूछे गए क्वेश्चन में, तो 28 जोड़ घटा के देख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 2008 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 2036 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2036 है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। आपके कोई और छोटे भाई बहन एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, चाहे मैथ के लिए हो, चाहे रीजनिंग के लिए हो, चाहे जीके के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए हो। आप जरूर पढ़ के देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये जो नंबर है 8199881212 इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।